एवरीवन एंड वेलकम टू पाठशाला। मैं हूं सुनिधि और इस चैनल पर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव, बात चाहे इग्नू के कोर्सेज की हो या डीयू के कोर्सेज या किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी के बच्चे की बात हो, या फिर बच्चा जो कि एक नेट की तैयारी कर रहा है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहा है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहा है, वी हैव कंप्लीटली कस्टमाइज्ड कोर्स फॉर यू। वी कैन कस्टमाइज कोर्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, व्हाटएवर योर नीड्स आर, where you think you need to work on yourself, we will be the torch bearer for you. You can level up your preparation with Arthshala. Arthshala is one-stop solution for everything you need related to economics. Be it competitive, be it academics, we are there for you and we serve you the best. Enjoy the lecture now. मर्केंटलिज्म क्या है? मर्केंटलिज्म को दूसरा नाम हम कॉमर्शियलिज्म भी कह देते हैं। अब जैसे ही मैंने इसका दूसरा नाम लिया कॉमर्शियलिज्म, तो कॉमर्शियलिज्म में आप लोग समझ जाएंगे कि कॉमर्शियलिज्म क्या होता है। कॉमर्शियलिज्म यानी कि कॉमर्शियल, कोई भी चीज खरीदने बेचने के लिए मार्केट के कोई भी चीज बन रही है, दैट इज कॉमर्शियलिज्म। कॉमर्शियल फिल्में, कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल एग्रीकल्चर, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब चीजें आपने सुनी होंगी। तो कमर्शियलिज्म का क्या मतलब है? दैट एवरीथिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियलिज्म? कमर्शियलिज्म का मतलब है दैट एवरीथिंग इज मार्केट ओरिएंटेड। ठीक है, मार्केट जो डिमांड करेगी वो हम सप्लाई करेंगे। मार्केट अगर डिमांड नहीं करेगी, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो, हम उसको सप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मिडिवल इकोनॉमिक थॉट था। मिडिवल इकोनॉमिक थॉट में ना हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक थॉट कौन से एरा की बात हो रही है इकोनॉमिक थॉट में? ये आप मान लीजिए मिड 16th सेंचुरी से जो मिडिवल इकोनॉमिक थॉट है, एंड ऑफ द 17th सेंचुरी तक इसने डोमिनेट किया है, लेट 17th सेंचुरी। ठीक है, अब इस चीज को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो मिड 16th यानी कि 1550 से लेके लेट 17th आप मान लीजिए 1680 से 90 तक का एरा आप मान लीजिए। तो ये जो 16th और लेट 17th सेंचुरी है वो यूरोप में कैसी दिखती है, पहले हमको वो समझना जरूरी है। क्योंकि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जिनके बारे में हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, सब यूरोप से थे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और इकोनॉमिक्स का जन्म ही यूरोप में हुआ है। ठीक है, तो यूरोप कैसा दिख रहा है उस टाइम का? 16th सेंचुरी है, 17th सेंचुरी है, यूरोप में रिवेलियंस हो रहे हैं। अगर आपने पढ़ा हो 9th-10th की हिस्ट्री में, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि आपका 1789 में हुआ। ठीक, तो उससे पहले के भी एरा की बात हम करें, उससे भी 100 इयर्स पहले की बात हम करें अप्रोक्सीमेटली, तो फ्यूडलिस्टिक नेचर था। ठीक है, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज होती थी और जो स्टेट था उसका फ्यूडलिस्टिक नेचर होता था। स्टेट में क्या होता था? किंग होता था, राजा होता था। डेमोक्रेसी तो थी नहीं उस टाइम पे, किंग होता था। किंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता था? किंग का मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्या होता था? कि उसको अपना मैक्सिमाइजेशन करना है। क्या चीज मैक्सिमाइज करनी है? वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है, अपना नेशनल इंटरेस्ट उसको सबसे ऊपर रखना है, ये सब चीजें उसको करना है। ठीक है, और इस टाइम पे बहुत ज्यादा वॉर भी होते थे, लड़ाइयां भी होती थी। अगर आप इटली की बात करें तो 15th-16th सेंचुरी का इटली का हाल बहुत बेकार था। इटली कंप्लीटली फ्रेगमेंटेड था। और भी किसी अगर आप कंट्री की बात करेंगे तो कोई भी इतनी बड़ी पावर उस टाइम पे यूरोप में नहीं थी। सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। आपने सुना होगा सिविल वॉर ऑफ यूरोप, सुना हो आपने, उसके बाद में इंग्लिश रिवॉल्यूशन सुना हो। तो बहुत सारे ऐसे रिवॉल्यूशन है, हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, ये हिस्ट्री का लेक्चर नहीं है। वी विल कन्फाइन आवरसेल्फ टू द इकोनॉमिक्स। ठीक है, वेल्थ को हमने अब जो किंग होता था, डेमोक्रेसी तो थी नहीं, तो किंग क्या था हमारा? एब्सोल्यूट स्टेट। एब्सोल्यूट स्टेट का क्या मतलब है? कि किंग ने जो कह दिया वो फाइनल है। किंग के अगेंस्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। जैसे आज हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं, और हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं, और अगर हमें ऐसा लगता है कि ये सेटिस्फैक्टरी काम नहीं कर रहा है तो 5 साल बाद हम उसको रिमूव कर देते हैं। बट अगर वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है या वो करप्शन करता है, तो एक चेक एंड बैलेंस मेंटेन है। हम किसी भी लेजिस्लेचर के अगेंस्ट जुडिशरी में जा सकते हैं। सो देयर इज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इन द डेमोक्रेसी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एब्सोल्यूट स्टेट, देयर इज नो
सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। जो किंग होते थे उनके पास एब्सोल्यूट पावर होती थी, एब्सोल्यूट रूलर होते थे, दे कैन डू एनीथिंग वॉट एवर दे वॉन्ट, दे आर एंटाइटल्ड टू डू दैट। एंड बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स थे जिन्होंने बोला कि जो स्टेट है वो गॉड का मार्च है अर्थ पे। हीगल जो थे वो एक पॉलिटिकल फिलोसोफर्स थे, उन्होंने बोला कि भगवान जो है ना उनका मार्च है अर्थ पे जो स्टेट है। स्टेट से क्या मतलब है? स्टेट से मतलब है एब्सोल्यूट किंग। देखिए स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब है एक किंग, एक गवर्नमेंट को भी हम स्टेट बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के फॉर्म में, ठीक है। तो एब्सोल्यूट स्टेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 16 से 18 सेंचुरी तक मर्केंटिलिज्म चला। अब अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, मुझे अपना नेशनल इंटरेस्ट बढ़ाना है, अब मैं नेशनल इंटरेस्ट अपना बढ़ाऊंगी कैसे? मर्केंटिलिज्म जो था वो दो प्रिंसिपल पे वर्क करता था। पहला, मर्केंटिलिज्म दो प्रिंसिपल्स पे वर्क करता था। सबसे पहला प्रिंसिपल जो था दैट वाज बुलियनिज्म। बुलियनिज्म का क्या मतलब है कि जो आपका ट्रेड होगा वो करेंसी में नहीं, गोल्ड एंड सिल्वर में होगा, ठीक है। और दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी एक्सेसिव रेगुलेशन, यानी कि हर चीज कौन डिसाइड करता था? किंग डिसाइड करता था, स्टेट डिसाइड करता था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? सरकार ने क्या किया? सरकार ने लड़ाइयां लड़ी। सरकार को लड़ाइयां लड़नी है, लड़ाइयां लड़ने के लिए आपको खजाना चाहिए। खजाना आएगा कहां से? कहां से आएगा खजाना? लोगों के पास से आएगा। सरकार अपने घर से तो पैसा लेकर आती नहीं है, कभी भी यहीं से लेकर जाती है। तो उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन है ना नेशनल इकोनॉमी पे, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। यानी कि मर्केंटिलिज्म पे ना गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसे क्लच रखती थी नेशनल इकोनॉमी पे, बिल्कुल हर चीज पे क्लच रहता था, हर चीज पे कमांड रहता था। और ऑगमेंट करना है आपको, अपना वेल्थ बढ़ाना है, नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करना है, इसीलिए वो आपका क्या करती थी? बहुत ज्यादा कंट्रोल रखती थी। आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना है, अपना नेशनल इंटरेस्ट बढ़ाना है एट द कॉस्ट ऑफ राइवल कंट्री। राइवल कंट्री से क्या मतलब है? राइवल कंट्री से मतलब है आपके अदर नेशंस। ये मर्केंटलिस्ट की थ्योरी थी कि हमको अपना एक्सपोर्ट करना है, बाहर की कंट्री से इंपोर्ट नहीं करना है। अब ये जो कहानी है वो किसी एक देश की कहानी नहीं है। पूरा यूरोप ये सोच रहा है कि मेरे को एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट नहीं करना। लेकिन उस टाइम पर वो एक बेसिक फंडामेंटल भूल गए, जो कि मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में भी पढ़ाया था। मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि मेरी इनकम जो है ना वो किसी के लिए एक्सपेंडिचर है और मेरा एक्सपेंडिचर किसी के लिए इनकम है। इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो में मूव करती है। अगर मैं अपना कुछ सामान ही नहीं खरीदूंगी तो किसी का एक्सपेंडिचर और किसी की इनकम नहीं होगी। सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है। और अगर कोई और एक्सपेंडिचर नहीं करेगा, अब आपने पैसे खर्च किए और मेरा ये कोर्स खरीदा, और जब आपने मेरा ये कोर्स खरीदा तो आपका एक्सपेंडिचर हुआ, बट दैट वाज माय इनकम। उस इनकम से व्हेन आई पेड फॉर द वीडियो एडिटर, व्हेन आई पेड फॉर द नोट्स मेकिंग पर्सन जो हु राइट्स द कंटेंट, व्हेन आई पेड टू द टेक्निकल टीम, सो आई मेड माय एक्सपेंडिचर बट दे गॉट देयर पेमेंट। सो अगर आप किसी भी इकोनॉमी में ये सोच रहे हैं कि हम केवल एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट से अर्निंग होती है और इंपोर्ट से आपका पैसा देश से बाहर जाता है। लेकिन अगर सब देश ऐसा सोचेंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो कभी हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि अगर मैं एक्सपोर्ट कर रही हूं तो वो किसी का इंपोर्ट है। अब लेट्स से दो कंट्री है, कंट्री ए, कंट्री बी, ठीक है। ए बी कंट्री है। अब ए कंट्री ने बोला कि मुझे एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट नहीं करना है। सेम बी कंट्री ने बोला मुझे भी एक्सपोर्ट करना है, पैसे कमाने हैं, इंपोर्ट नहीं करना है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर ए एक्सपोर्ट करेगा तो ही तो बी का इंपोर्ट बनेगा। अगर बी इंपोर्ट ही ना करना चाहे तो ए का एक्सपोर्ट नहीं बन सकता। अगर ए इंपोर्ट ना करना चाहे तो बी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। बेसिकली जो मर्केंटलिस्ट थे वो ये समझने में नाकाम रहे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों एक ही कॉइन के सिक्के हैं, ठीक है। यानी कि मेरा एक्सपोर्ट किसी का इंपोर्ट, किसी का इंपोर्ट और मेरा एक्सपोर्ट और मेरा इंपोर्ट किसी और का एक्सपोर्ट। सिंपल सी कहानी इनकम एक्सपेंडिचर वाली जो मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है।
इसके लिए उन्होंने क्या किया कि हमको अपना पावर बढ़ाना है, राइवल कंट्रीज के कंडीशन में हमने अपना एक्सेसिव रेगुलेशन लेकर आए। अब जब उन्होंने ये बोला कि हमको अपनी वेल्थ बढ़ानी है एक्सपोर्ट के थ्रू, हमको इंपोर्ट नहीं करना है, तो अब इंपोर्ट नहीं करना है, एक्सपोर्ट करना है, समझ में आ गया। बट एक्चुअल में कैसे करोगे? एक्चुअल में हाउ यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट एंड नॉट इंपोर्टिंग द स्टफ? आप अगर आप सरकार हैं तो क्या करेंगे? आप अगर आप सरकार है तो आप क्या करेंगे? आप स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, आप पॉलिसीज बनाएंगे। क्या पॉलिसी? जो कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगी और इंपोर्ट को डिस्करेज करेंगी। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने वाली पॉलिसीज कौन सी होती है? आप एक्सपोर्ट सब्सिडीज दे दीजिए, जो कि आज की सरकार भी करती है। अगर आप आज देखोगे न्यूज़पेपर, अगर आप पढ़ते हो तो आज भी ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज हैं, आप उनको प्रोटेक्ट करोगे, जिसको आज के टाइम पे प्रोटेक्शनिज्म कहा जाता है। इन सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना है, WTO बना है, और हम पहुंचेंगे। मैं बता रही हूँ, कहानी है, धीरे धीरे सुनते जाइए, एंजॉय करते जाइए, ठीक है। और ठीक है, हमने ऐसे किया, और हमको हमेशा फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड रखना है। क्या रखना है? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या मतलब है? कि हमको एक्सपोर्ट ज्यादा रखना है और इंपोर्ट कम रखना है। एक्सपोर्ट ज्यादा रखना है, इंपोर्ट कम रखना है का क्या मतलब है? कि अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो ज्यादा आएगा, गोल्ड एंड सिल्वर हमारे पास आएगा तो हमारा उससे वेल्थ जनरेट होगा। बेसिकली ये फिलॉसफी थी, ठीक है। इस फिलॉसफी को हम पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म भी बोलते हैं। जो मैंने आपको बताया कि जो स्टेट है वो एब्सोल्यूट है, इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म का क्या मतलब है? कि सरकार ने जो डिसाइड कर लिया वो कर लिया, नोबडी कैन क्वेश्चन दैट। तो ये जो कहानी है ना, ये आपके बुलियनिज्म की कहानी है, या आपकी किसकी कहानी है? ये जो मैंने आपको बताई, ये आपकी मर्केंटलिज्म की कहानी है। मर्केंटलिज्म की कहानी से क्या मतलब है? कि सरकार एब्सोल्यूट है, सरकार ने डिसाइड किया, एब्सोल्यूट स्टेट है, एब्सोल्यूट स्टेट ने डिसाइड किया कि हमको अपनी वेल्थ बढ़ाना है, नेशनल इंटरेस्ट बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? बुलियनिज्म के थ्रू बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, दूसरी कंट्रीज की कॉस्ट पर हम इस काम को करेंगे। बट दे फॉरगॉट वन थिंग, कि अगर आप किसी और स्टेट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, किसी और कंट्री के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो दैट कंट्री इज नॉट गोइंग टू कोऑपरेट विद यू इन द रिटर्न, एंड हेंस देयर विल नॉट बी ट्रेड। और अगर ट्रेड नहीं होगा तो अगेन सेम प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। अब ये जो चीजें थी, मर्केंटलिज्म ने जो भी था, मर्केंटलिज्म ने बोला कि ठीक है, हम ये चीजें करेंगे, पर हम ये चीजें करेंगे कैसे? हाउ वी विल डू इट इन प्रैक्टिकली। हम अपनी कंट्री को ग्रोथ दूसरी कंट्री के रिस्पेक्ट में कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका सोल्यूशन निकल के आया कि हम ओवरसीज कॉलोनीज बनाएंगे, यानी कि हम दूसरी कंट्रीज में जाएंगे, वहां पे कॉलोनीज स्टैब्लिश करेंगे, उनके रिसोर्सेज को लूटेंगे, उनकी इकोनॉमी को शैटर्ड कर देंगे, और उनकी इकोनॉमी के कॉस्ट पर हम अपनी इकोनॉमीज को ग्रो करेंगे, ठीक है। कॉलोनीज जो थी वो यूरोप की और अमेरिका की ऑल ओवर थी, इंडिया वाज आल्सो ए कॉलोनी, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका अपनाया गया कि हम कॉलोनीज को, ओवरसीज कॉलोनीज को बढ़ाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे कि हम अपनी कॉलोनीज जो है उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे कि वो किसी और के साथ ट्रेड नहीं कर सकती हैं। यानी कि हम क्या करेंगे? एक्सक्लूसिव ट्रेड, वी विल साइन एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट्स। जैसे कि जब यूरोपियन इंडिया में आए तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बाकी के सारे जितने भी यूरोपियंस थे, चाहे वो फ्रेंच थे, डच थे, पोर्टुगीज थे, सबको वाइप आउट कर दिया। सबसे पहले इंडिया में ट्रेड करने के लिए ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, सबसे पहले इंडिया में ट्रेड करने के लिए पोर्टुगीज आए थे, फिर डच आए थे, एंड देन फ्रेंच आए थे। आई एम नॉट श्योर अबाउट द क्रोनोलॉजी, बट ब्रिटिशर्स से पहले पोर्टुगीज भी आए थे, डच भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे। बट ड्यू टू दिस फिलोसफी एंड ड्यू टू दिस प्रिंसिपल्स, दे
sign the exclusive trade, or by hook or by crook, by any measure they want to, they did it. ठीक है, इसके बाद में इन्होंने जो थर्ड मेजर अपनाया कि उन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर का जो एक्सपोर्ट था वो बैन कर दिया, इवन फॉर पेमेंट। यानी कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आप जो गोल्ड सिल्वर आपके पास है, जो गोल्ड एंड सिल्वर आपके पास है, आप उससे पेमेंट नहीं कर सकते हो। गोल्ड एंड सिल्वर एज ए मेथड ऑफ पेमेंट वाज बैंड, ठीक है, जिससे कि आपका जो बिलियनिज्म है वो मेंटेन रहे, आपका जो करेंसी है, जो आपका प्रीशियस मेटल का स्टॉक है वो बाहर ना जाए। तो इन ए वे आप इंपोर्ट अलाउ ही नहीं कर रहे हो अपनी कंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने अपनाया एक्सपोर्ट सब्सिडीज, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट सब्सिडीज दी गई, एक्सपोर्ट बहुत सब्सिडाइज रेट पे किया जाए। एक्सपोर्ट सब्सिडीज का क्या मतलब है कि मैं ऐसे जो भी प्रोडक्ट है मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं उसका जो प्राइस है वो कट डाउन कर दूंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया एक्सपोर्ट सब्सिडीज क्या होता है, प्राइसेस को कट डाउन कर देना। सब्सिडीज का मतलब क्या होता है कि प्राइसेस को कट डाउन कर देना, ठीक है। फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करूंगा, आई विल प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग इन माई ओन कंट्री, नॉट इन द अदर कंट्री। जैसे कि आप बात करें, कॉलोनी इंडिया भी थी, इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, कोई डाउट नहीं है, इसके बारे में सब जानते हैं। लेकिन इंडिया ने जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं की, वो कॉटन जो था रॉ मटेरियल लेके जाते थे यूरोप, यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, यूरोप में वो उनका प्रोसेसिंग करते थे, यूरोप में वो फाइनल गुड बनाते थे और फिर वो उस फाइनल गुड को लाके इंडिया में बेचते थे। आप समझ रहे हैं, मतलब माल हमारा, प्रोडक्शन उनका, तो वो बहुत सस्ते में माल खरीदते थे, उसका फिर अपनी कंट्री में प्रोडक्शन करते थे, उससे फाइनल गुड बनाते थे और उसके बाद में वो क्या करते थे, दे यूज्ड टू सेल इट टू द टू द कॉलोनीज एट ए मच हायर प्राइस। यानी कि रॉ मटेरियल आप चीप प्राइस पे खरीदिए और फिर अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग कीजिए एंड देन आप उसको भेज दीजिए किसी और कंट्रीज में बहुत हायर प्राइस पे। तो बेसिकली मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हर कंट्री जो है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करने में लगी हुई है, हर किसी को अपनी वेल्थ बढ़ानी है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर कंट्रीज। Britishers never concerned about the Indian economy, only thing they were concerned about the profit, and that profit which is meant for the British citizens, not the Indian citizens. ठीक है, वेजेस जो थे वो बहुत कम थे और जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज थे उनका मैक्सिमाइजेशन किया गया रिसोर्सेज का, लेकिन जब डोमेस्टिक रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं बने तो उसके बाद में उनको क्या कर दिया गया, और डोमेस्टिक रिसोर्सेज को छोड़कर हमने क्या किया, डोमेस्टिक रिसोर्सेज को छोड़कर हम कहाँ मूव कर गए, दूसरी तरफ मूव कर गए। कहाँ मूव कर गए, कॉलोनीज में, ठीक है। तो ये सब तरीके बताए कि व्हाट इज मर्केंटिलिज्म, क्या होता है, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, और क्रिटिसिज्म क्या है। जब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमीज की ये हालत देखी तो उन्होंने क्या इसका क्रिटिसाइज किया, व्हाट डिड दे क्रिटिसाइज, दे सेड कि ये जो आपकी थ्योरी है ना, ये केवल मर्चेंट क्लास को सर्व कर रही है। मर्चेंट क्लास को सर्व कर रही है से क्या मतलब है, मतलब इसमें इकोनॉमी के जो एग्रीकल्चर है, अदर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, केवल वो मर्चेंट विच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी, ओनली दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। और दूसरी बात बोली गई कि जो रियल वेल्थ है, हमने जो बोला कि जो रियल वेल्थ थी, जो मर्केंटलिस्ट थे उनके लिए रियल वेल्थ क्या थी, कि उनके पास स्टॉक कितना है वेल्थ का। लेकिन जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उन्होंने बोला कि जो कंट्री है उसका रियल वेल्थ स्टॉक में नहीं है। कंट्री का अगर रियल वेल्थ स्टॉक में नहीं है तो किस में है, उन्होंने बोला जो कंट्री का रियल वेल्थ है ना, वो आपका है कि आप कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हो, आप आउटपुट कितना जनरेट कर रहे हो, ये आपका रियल वेल्थ है। मतलब पीपल कितने सेटिस्फाइड है, आपकी कंट्री में इनइक्वालिटी कितना कम है, आप लोगों को वेजेस कितना दे रहे हो, दैट इज द रियल वेल्थ। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो दिस वाज मर्केंटिलिज्म, जिसके ऑपोजिट में क्लासिकल इकोनॉमिक्स आया, ठीक है। तो मर्केंटिलिज्म क्या है, हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश कर रहे थे, उसके रेफरेंस में मैंने आपको मर्केंटिलिज्म समझाया। मैं फटाफट से ब्रीफ करती हूँ कि मैंने अभी तक क्या बताया। मैंने आपको बताया कि जो मर्केंटिलिज्म है वो एक फिलॉसफी है, एक थ्योरी है जो ये कहती है कि हम हर स्टेट को, हर सरकार को अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करना है
और वेल्थ ऑफ द नेशन जो है वो बढ़ना चाहिए। बट हमें ये जो वेल्थ ऑफ द नेशन सिक्योर करना है वो दूसरी कंट्री के कॉस्ट पे करना है। यानी कि हमको अपने गोल्ड एंड सिल्वर का स्टॉक बढ़ाना है, हमारे पास वेल्थ ज्यादा होनी चाहिए, एंड वी शुड डू ऑल ऑफ दिस जस्ट बिकॉज, क्योंकि हम अपना नेशनल इंटरेस्ट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। एंड सेकेंड इसमें जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट निकल के आया वो ये कि हम एक्सपोर्ट प्रमोट करेंगे और इम्पोर्ट को डिस्करेज करेंगे। फिर हमने उसके मेजर्स देखे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, कॉलोनीज बनाना, कॉलोनीज में अपने होम कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप करना, एक्सपोर्ट सब्सिडीज देना, ये सब तरीके हमने देखे और फिर हमने उसका क्रिटिसिज्म देखा। अब जो उसका क्रिटिसिज्म है वहीं से क्लासिकल इकोनॉमिक्स आएगा। अब आप ये देखिए कि जो एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, जो एडम स्मिथ है, जो डेविड रिकार्डो है, जो ह्यूम्स है, डेविड ह्यूम है, ठीक है। तो जो सबसे पहले तो हमें देखना है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, सबसे पहले हमें देखना है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो कौन है। एडम स्मिथ, जेबी से, एडम स्मिथ हो गए, जेबी से हो गए, जे.एस. मिल हो गए, डेविड ह्यूम हो गए, ये सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। अब ये सारे उसी टाइम पे हैं, 15-16 सेंचुरीज या उसके बाद में कुछ लोग आए 18 सेंचुरी में, 1800 में कार्ल मार्क्स ने लिखना शुरू किया। तो उन्होंने इकोनॉमी कैसी देखी, वो क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जो सरकार है उसको बहुत ज्यादा पकड़ के रखी है इकोनॉमी को, बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंट्रोल है सरकार का। और जब उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंट्रोल है, उसकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, केवल एक सेक्शन को ही आपका ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, ओनली मर्चेंट क्लास इज ग्रोइंग, नोबडी एल्स इन द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, आउटपुट लेवल कम है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कम है। तो वहां से उन्होंने इस कंसेप्शन को लिया, ये मेंटेलिटी क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थी। अब आज के टाइम में अगर मैं देख रही हूँ, इफ आई एम इन 21st सेंचुरी, मैं देख रही हूँ कि ठीक है कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म की वजह से वर्कर्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है उनका, दे हैव टू वर्क इन द एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन। तो मेरा क्या एक साइकी बनेगा, मेरा एक सिंपल सा साइकी ये बनेगा ना कि कैपिटलिज्म इज बैड, और हमें कैपिटलिज्म को एटलीस्ट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा सेटअप बनाना चाहिए जहां पे वर्कर्स का भी वेलफेयर के बारे में सोचा जाए, रेदर देन ओनली थिंकिंग अबाउट द कैपिटलिस्ट। तो सेम थिंग हैपेंड विद द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। वो अपने आसपास देख रहे हैं एक्सेसिव ट्रेड, एक्सेसिव रेगुलेशंस है, सरकार बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही है, एब्सोल्यूट स्टेट है, स्टेट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, स्टेट को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो दैट इन दैट रिएक्शन उसके जो भी प्रॉब्लम फेस किया, उस प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में उन्होंने बोला कि सरकार को ना क्लासिकल इकोनॉमिक्स पे लेसेस फेयर बोला जाता है, कि लेसेस फेयर का पॉलिसी क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने दिया। बट मैं आपको बता रही हूँ कि जब उन्होंने देखा ना कि सरकार बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही है चीजों को, तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने बोला कि सरकार को ना दूर रहना चाहिए, सरकार को पॉलिटिकल डिसीजंस लेने चाहिए लेकिन इकोनॉमी से दूर रहना चाहिए। तो एक डाइकोटॉमी मेंटेन करने की कोशिश की। अब हम बहुत डिटेल में समझते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। आई होप मर्केंटलिज्म जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आई रियली होप यू एंजॉयड द लेक्चर, आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस लेक्चर से कुछ भी नया सीखा है या आपका कोई भी कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो बढ़ी है या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊं वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून।